हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और आज के इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं एन इंट्रोडक्शन टू जनरल नॉलेज फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू अपीयर फॉर इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल टैलेंट एग्जाम्स और ओलंपियाड्स के लिए। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑन एग्जैक्टली किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन में। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो जनरल नॉलेज के किसी भी पेपर में बहुत ज्यादा चर्चित रहते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में जब जनरल नॉलेज के सेक्शन की बात होती है। इस सेक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं दैट इज इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स। अब इंटरनेशनल इवेंट्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इंटरनेशनल इवेंट्स के अगर मैं एग्जांपल लूं तो पूरे 2020 में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट छाया रहा दैट वाज द इशू ऑफ कोविड 19। उसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट्स चाइना को लेके भी देखे गए हैं। चाइना भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, सो वो भी इंटरनेशनल न्यूज का एक पार्ट बनता है। उसी के साथ साथ अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ नजर डालते हैं तो मिडिल ईस्ट में भी काफी डिस्टरबेंस चलती रहती है, तो इवन वो भी इंटरनेशनल न्यूज के हिस्से बनते हैं। देन यूरोप में हम सब जानते हैं कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी में काफी चर्चित रही है। उसके साथ साथ रिसेंटली कंक्लूडेड यूएसए में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं, सो उन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो डोनाल्ड ट्रंप के ओपोनेंट है जो बाइडेन, उनके बारे में भी काफी ज्यादा सुनने को मिला है न्यूज में। एंड दीज ऑल न्यूज फॉर्म द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज और इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। सो ये सब पार्ट रहते हैं इंटरनेशनल न्यूज के। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नेशनल इवेंट्स भी होते हैं। नाउ नेशनल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हिच आर रेलेवेंट टू इंडिया। बहुत सारे ऐसे नेशनल इवेंट्स पास्ट में हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 31 अक्टूबर को इंडिया में नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाया जाता है, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी रहती है। उसके बाद बहुत सारे लॉज और इश्यूज के ऊपर डिस्कशन चलते रहता है न्यूज में। काफी सोशल इश्यूज के बारे में डिबेट्स होती हैं, तो वो सब इश्यूज नेशनल न्यूज और नेशनल इवेंट्स को बनाते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन आप देख सकते हैं दैट इज बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में तीन सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन तीनों बेसिक साइंस के क्वेश्चंस में से। उसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं देयर इज अ सेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, दे कैन बी फ्रॉम द सेक्शन ऑफ स्पेस। उसके बाद देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफेंस सेक्शन व्हिच आर आस्क्ड। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच इज वेरी मच इन न्यूज। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर और कृषि के क्षेत्र में कितने एडवांसेस हुए हैं टेक्नोलॉजी के, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो अगला सेक्शन आप देख सकते हैं दैट इज सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज एज वी ऑल नो चार सब्जेक्ट्स से कॉम्प्रोमाइज, इट कंसिस्ट ऑफ फोर सब्जेक्ट्स, इट कंप्राइजेस ऑफ फोर सब्जेक्ट्स एंड एज वी ऑल नो दोस फोर सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री, देन वी हैव civics, followed by geography एंड फाइनली इकोनॉमी। सो इकोनॉमी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इशू बना हुआ है। इंडिया इज एस्पायरिंग टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नियर फ्यूचर, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू जनरल नॉलेज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हो गए सोशल स्टडीज के सेक्शन में। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं दैट इज एनवायरमेंट और इकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है एंड दैट इशू इज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल समिट्स होते रहते हैं, तो ये इंटरनेशनल समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के क्वेश्चंस और जीके के सेक्शंस को अगर आप कंसिडर करते हैं। सो
उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत ही फेवरेट सेक्शन आता है, दैट इज स्पोर्ट्स। एज वी ऑल नो कि आईपीएल इज गोइंग ऑन, और आईपीएल हर साल होता है। इस बार कोविड 19 की वजह से आईपीएल इंडिया में नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली वो किस कंट्री में हो रहा है, और अगर आप जानते हैं कि किस कंट्री में हो रहा है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि किस सिटी में किया जा रहा है। सो यस, इस बार का जो आईपीएल है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज हुआ है। अबू धाबी का जो ग्राउंड है वहां पर आईपीएल के मैचेस खेले जा रहे हैं। बट एक और क्वेश्चन सामने आता है कि इस साल का 2020 का जो आईपीएल है, ये बेसिकली कौन सा एडिशन है, विच एडिशन इट द 11th एडिशन, 12th एडिशन, 13th एडिशन है या 14th एडिशन है। तो ये वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है, और ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इन्हीं सब इश्यूज और इन्हीं सब टॉपिक से प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी इज अवार्ड्स एंड प्राइसेस। बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। देयर इज फील्ड ऑफ, then there is bravery, and then there is the field of military, then you also have literature, you have so many prizes in the field of science and टेक्नोलॉजी, और ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिनमें अलग अलग प्राइजेस को दिया जाता है। सो अवार्ड्स एंड प्राइजेस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव एमिनेंट पर्सनालिटीज। बहुत सारी पर्सनालिटीज न्यूज में रहती हैं, रेंजिंग फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टिल फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन। उसके अलावा रिसेंटली जो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर से शिंजो एबे, ही स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट, एंड ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी काफी न्यूज में रहते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं। सो दीज आर ऑल दोस एमिनेंट पर्सनालिटीज जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है जनरल नॉलेज के सेक्शन को टैकल करने के लिए। नाउ जनरल नॉलेज के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है वो काफी वास्ट होता है, इन द सेंस आपको स्टेप बाय स्टेप एक कड़ी की तरह इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है। इसके कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ सच सैंपल क्वेश्चंस। आप अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। रॉजर फेडरर एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है। क्वेश्चन है, रॉजर फेडरर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल एंड हॉकी। सो अगर आप रॉजर फेडरर की बात करेंगे, बहुत ही एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता भी होगा, बट उसके अलावा मैं इससे जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा, कि अगर आप रॉजर फेडरर की बात करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बेसिकली रॉजर फेडरर किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। सो रॉजर फेडरर बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड, जो कि यूरोप में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज टेनिस। सो रॉजर फेडरर बिलोंग्स टू टेनिस। इसके अलावा जो तीन स्पोर्ट हैं, क्रिकेट जो हमारी कंट्री इंडिया में काफी पॉपुलर है, बट इन ऑप्शन से एक क्वेश्चन और उठता है कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये एक क्वेश्चन भी बनता है इन ऑप्शंस को। सो अगर आप इंडिया के नेशनल स्पोर्ट्स की बात करेंगे, सो द आंसर वुड बी हॉकी। ऑल्दो क्रिकेट बहुत पॉपुलर है हमारे देश में, हम 1983 में कपिल देव की कैप्टनसी के अंदर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद 2011 में under the captaincy of Mahendra Singh Dhoni, we won the second World Cup, and that was, as we all know, against Sri Lanka. But इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है that is हॉकी। सो इस तरीके से जनरल नॉलेज को इंटरेस्टिंगली पढ़ने के लिए और अपनी जनरल नॉलेज को बहुत रैपिडली बढ़ाने के लिए आपको एक वेब की तरह क्वेश्चन पे क्वेश्चन और एक फैक्ट के साथ दूसरे फैक्ट को इंटरलिंक करना पड़ता है। आइए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है हमारे कंट्री की लता मंगेशकर जी, और आप सबको इसका आंसर अभी तक आपने लिख भी दिया होगा, गेस भी कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंगिंग। शी इज आल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ आवर
कंट्री। एक्टिंग डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, बट लता मंगेशकर इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिंग। स्पोर्ट्स डेफिनेटली नहीं है, और नन ऑफ दीज का सवाल ही नहीं उठता। एक चीज यहाँ पर स्टूडेंट्स में आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए एलिमिनेशन मेथड का। नाउ व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? सबसे पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए जिनके बारे में आप श्योर हैं that these options cannot be the correct answer for a particular question. So अगर आप इस elimination method को use करेंगे, it will become very easy for you to tackle the question on general knowledge. Let's move ahead with the next question which we have. Who was the first Indian to win the Nobel Prize? Now यहाँ पर अगर कीवर्ड देखेंगे, यहाँ पर वो पूछ रहा है फर्स्ट इंडियन, बट किस फील्ड में? इट इज आस्किंग अबाउट नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस काफी फेमस प्राइजेस होते हैं। नोबेल प्राइज दिया जाता है स्वीडन, जो यूरोप में कंट्री है, स्वीडन की तरफ से नोबेल प्राइज दिया जाता है। एंड ये जो नाम है नोबेल, ये रखा गया है एक साइंटिस्ट के नाम को ऑनर करने के लिए, एंड दैट वाज एल्फ्रेड नोबेल। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर 1901। और एक और जनरल नॉलेज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो एल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड द डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। बट यहाँ पर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो ये नोबेल प्राइज से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं कि कौन सी कंट्री नोबेल प्राइज देती है, ये जो वर्ड नोबेल है किस साइंटिस्ट से आया और कब से ये चालू हुआ, और इस साइंटिस्ट की ऐसी क्या उपलब्धि थी जिसके उपलक्ष्य पर इनके नाम पर इतना बड़ा अवार्ड दिया जाता है, और वो पहला इंडियन कौन था जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन इंडियंस के नाम हैं, सर सीवी रमन, देन वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर एंड अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी जो हैं, इन्हें इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स में इन्हें इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिल चुका है, बट ये बहुत रीसेंट है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे 1990 के दशक में, तब अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिल चुका है। सर सीवी रमन और रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों में से करेक्ट आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जी को ब्रिटिश काल के दौरान सबसे पहले वो भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उसके बाद में सर सीवी रमन थे जिन्हें साइंस की फील्ड में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था लिटरेचर की फील्ड में। अब इससे एक और अब इसको मैं और कंटिन्यू करता हूं और डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सवाल आता है कि in which of the following subject was Nobel Prize awarded to Sir सीवी रमन? अब यहाँ पर दोबारा एक क्वेश्चन आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ जुड़ा हुआ है, जो अवार्ड्स और प्राइजेस के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप स्पेसिफिकली नोबेल प्राइजेस की बात करोगे तो नोबेल प्राइजेस दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। एंड दोज 6 फील्ड्स आर, द फर्स्ट वन इज फिजिक्स, देन वी हैव chemistry, after that we have medicine, then we have literature, and after literature we have the Nobel पीस प्राइज। और फाइनली नोबेल पीस प्राइज के बाद जो 6th कैटेगरी रहती है, दैट 6th कैटेगरी इज ऑफ इकोनॉमिक्स। पीस के बारे में मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में कुछ ही साल पहले ऐसा हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान के एक्टिविस्ट्स को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया है। अब आपको पता कराना है, आपको पता लगाना है कि वो कौन से इंडियन एक्टिविस्ट थे और वो कौन से पाकिस्तानी एक्टिविस्ट थे जिन्हें एक साथ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस दिया गया था। तो ये एक चीज है, ये एक क्वेश्चन है जो मैं आप सबको पूछ रहा हूं, आप इसे पता लगाइएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब इन 6 फील्ड्स में से किसी एक फील्ड में सीवी रमन सर को नोबेल प्राइज दिया गया है। अब हम सब जानते हैं कि सीवी रमन सर जो थे, सर सीवी रमन थे, वो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उन्हें साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। सो डेफिनेटली एलिमिनेशन मेथड को अगर मैं फॉलो करूं तो इकोनॉमिक्स कैंसिल हो जाता है, फिजिक्स कैंसिल हो जाता है, लिटरेचर कैंसिल हो जाता है, और यहां पर बचते हैं जो ऑप्शंस। तो आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से
पीस जो वाला जो ऑप्शन था वो भी एलिमिनेट हो गया और इकोनॉमी वाला ऑप्शन था वो भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके सामने बचे दो ऑप्शंस, द फर्स्ट वन इज फिजिक्स एंड द सेकंड वन इज केमिस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर है फिजिक्स। सर सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था और on 28th of February in 1928 Sir C.V. Raman discovered something called as रमन इफेक्ट। और इसी डेट को उपलक्ष्य में रखते हुए इंडिया में हर साल ऑन 28th ऑफ फेब्रुअरी, आई रिपीट अगेन, इंडिया में हर साल 28th ऑफ फेब्रुअरी को हमारे देश में नेशनल साइंस डे के तौर पे मनाया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सब स्टूडेंट्स के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। 28th ऑफ फरवरी एवरी ईयर इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे। तो ये नेशनल साइंस डे सर सीवी रमन के बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए नहीं मनाया जाता। ऑन 28 डेट याद रखिए, 28 1928। सो ये जो 28 का नंबर है ये आपको याद रखना है। 28th ऑफ फरवरी 1928 क्या बनाया, क्या क्या डिस्कवर किया सर सीवी रमन ने? रमन इफेक्ट। और उसे कमेमोरेट करने के लिए इंडिया में हर साल 28th ऑफ फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिजिक्स। केमिस्ट्री is not the correct answer. Let's quickly move ahead with the next question. When did Simon Commission came to India? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में से पूछा गया है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री बेसिकली डिवाइड होता है कुछ कैटेगरीज में, 5 कैटेगरीज में हिस्ट्री ब्रॉडली डिवाइड होती है। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इज एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे आप प्राचीन भारत का इतिहास भी कहते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इज मिडीवल हिस्ट्री। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है मॉडर्न हिस्ट्री, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया पोस्ट 1947। 1947 के बाद इंडिया की हिस्ट्री, एंड एक सेक्शन रहता है जहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पूछा जाएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद में जो कोल्ड वॉर एरा रहता है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट 1947 और वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शंस में ब्रेक होता है। नाउ यस, जैसे कि आप जानते हैं दैट मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शंस अगर आप देखते हैं 1935, 1929, 1928 एंड 1930। ये वो समय की बात हो रही है जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल करते थे एंड इंडिया वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि साइमन कमीशन जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रहेगा उसे एनालाइज करने के लिए और उसकी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए इंडिया में आया था। और इसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आप सब स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा होगा इसे। साइमन कमीशन भारत आया था कि इंडियंस के लिए लॉज बनाने के लिए और इंडियंस को एडमिनिस्टर करने के लिए। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट इसमें था कि इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और इंडियन हिस्ट्री में, खासकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक वेब की तरह आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया था ये हिस्ट्री का था। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो एब्रीविएशन है दैट इज आईसीजे। और आईसीजे की अगर आप बात करेंगे तो नेशनल इंपॉर्टेंस और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी एक क्वेश्चन है। उसका कारण ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट ट्रायल चल रहा है आईसीजे में। आप सबने सुना होगा कुलभूषण जाधव के मामले में, कुलभूषण जाधव के मामले में एक कोर्ट का केस चल रहा है। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, ये एक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है। जिस तरीके से हमारे देश में
जुडिशरी है, जुडिशरी के सबसे चरम पे है सुप्रीम कोर्ट, उनके अधीन आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे रहते हैं सेशंस कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे ये सबसे बड़ा कोर्ट ऑफ अपील है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और पूछा गया है कि इसकी लोकेशन कहां पर है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जेनेवा, हेग, लंदन और न्यूयॉर्क। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर आपको ज्योग्राफी पता रहे तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये जो 3 सिटीज आप देख सकते हैं, ये 3 सिटीज यूरोप में आती हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क ही एक ऐसी सिटी है जो यूएसए में आती है। एज वी ऑल नो, लंदन यूके का पार्ट है। हेग, इट इज अ सिटी इन द कंट्री ऑफ हॉलैंड। एंड जो जिनेवा है, इट फॉल्स इन स्विट्जरलैंड। सो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है हेग। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन नेदरलैंड्स, जिन्हें इज लोकेटेड इन हॉलैंड, जिसे हम नेदरलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। सो आईसीजे की अगर आप बात करेंगे तो उसकी लोकेशन इज इन हेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुलभूषण जाधव का जो केस चल रहा है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप एक सिटी देख सकते हैं, जेनेवा। आप एक पूरी लिस्ट बनाइए उन सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की, उन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में लोकेटेड हैं। जिनेवा जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में लोकेटेड हैं। अगर हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है दैट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। सो उसी तरीके से जिनेवा में भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। और इसी के कंटिन्यूएशन में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बात करूं तो इट इज हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 2020 में जो कोविड 19 का इशू चला है, जिसमें चाइना की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है इस पूरे इंटरनेशनल अफेयर में। हम सब जानते हैं कि कोविड 19 शुरू हुआ चाइना से, और चाइना में ये शुरू हुआ वुहान सिटी से। वुहान चाइना ये स्टार्टिंग पॉइंट है कोविड 19 का। और धीरे धीरे ये कोविड 19 ने एक पैंडेमिक का रूप लिया, इट बिकेम अ पैंडेमिक। एंड इस पूरे पैंडेमिक को मॉनिटर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने रही, दैट वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि वो कहाँ लोकेटेड है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, न्यूयॉर्क, ये यूएसए की सिटी है। देन बीजिंग, ये आता है चाइना में। देन वी हैव टोक्यो विच फॉल्स इन जापान। एंड फाइनली जिनेवा, मैं आपको बता चुका हूँ ये स्विट्जरलैंड में। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके बारे में मैंने आपको हिंट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुका हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज जिनेवा। जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि स्विट्जरलैंड, ये जो कंट्री है, ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, स्विट्जरलैंड में एक सिटी है बैसल। ये बैसल भी जीके से संबंधित है। इसका पता आप स्टूडेंट्स लगाएंगे, दैट हाउ बैसल इज एसोसिएटेड विद जनरल नॉलेज। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेक्शन ऐसा आता है जहां पर आपको कंट्री, उनके कैपिटल और बहुत बार उनकी करेंसी के बारे में भी पूछा जाता है। अगर मैं करेंसी की बात करूं, सो बहुत सारी करेंसीज हैं। देन देयर इज रुपया, देयर इज दिनार, देन वी हैव रियाल्स, उसके बाद वी हैव दिरहम्स। ये तो सब हो गई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव करेंसीज लाइक पाउंड्स, देन वी हैव डॉलर्स, एंड देन वी हैव फ्रैंक्स। तो इसके बारे में आपको करेंसीज के बारे में भी पूछा जाता है। उसी तरीके से अगर आप कैपिटल्स के बारे में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। पूछा गया आपको क्वेश्चन में कि जापान का क्या, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, जापान की कैपिटल क्या है। तो यहाँ पर आप 4 सिटीज को देख सकते हैं। बहुत ही फेमस कंट्री है जापान। और इस स्क्रीन के ऊपर अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो कभी कभी फ्लैग्स के बारे में भी पूछा जाता है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये जापानीज फ्लैग है जो मैंने आपको बनाया है। ये रहा व्हाइट बैकग्राउंड और ये रहा रेड सर्कल एकदम बीचे बीच, और जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो काफी ईस्ट में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। सो ये कुछ जनरल नॉलेज की बातें रही जो मैंने आप सबके साथ शेयर की जापान को लेके। अब आते हैं हमारे मेन सवाल के ऊपर, और सवाल ये है कि जापान का कैपिटल क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। काठमांडू ये कैपिटल है हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल का। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज टोक्यो। जापान का कैपिटल टोक्यो है। अगर आप मॉस्को की बात करें तो एक और वर्ल्ड पावर है रशिया, रशिया का कैपिटल मॉस्को है। और कैनबेरा की अगर आप बात करेंगे तो कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर आप कैपिटल्स की बात करें तो कैपिटल्स में आपको प्रोमिनेंट कंट्रीज के कैपिटल्स तो याद रखने ही हैं, बट उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन नेबरिंग कंट्रीज के कैपिटल्स भी आपको पता रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करता हूं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज इस्लामाबाद। देन अफगानिस्तान का कैपिटल है, अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। देन वी हैव चाइना जिसका कैपिटल है बीजिंग। उसके बाद में वी हैव श्रीलंका कोलंबो। नेपाल का कैपिटल हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं काठमांडू। देन वी हैव बांग्लादेश जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, इसका जो कैपिटल है दैट इज ढाका। और एक दूसरी नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज बर्मा। इसका जो कैपिटल है दैट कैपिटल इज नैटीपो। तो इस तरीके से आपको वर्ल्ड प्रोमिनेंट कंट्रीज के कैपिटल्स तो पता रहने ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके कैपिटल्स भी पता रहने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता रहने चाहिए द कैपिटल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। सभी इंडियन स्टेट्स के कैपिटल्स आपको पता रहने चाहिए, और खासकर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में तो डेफिनेटली पता रहना चाहिए आपको। जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं उन्हें याद रखने के लिए। सो इस तरीके से अगर आप जनरल नॉलेज को स्टडी करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक लिंक के साथ दूसरा लिंक बनाते जाइए, आपकी जनरल नॉलेज बहुत रैपिडली इंक्रीज होगी। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सन मेनली मेड अप ऑफ? साइंस का क्वेश्चन है ये वाला। सन मेनली किससे बना है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और 4 ऑप्शंस हैं मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें से कुछ गैसेस हैं, उसके बाद इसमें से 4 ऑप्शंस में से कुछ एलिमेंट्स हैं। देन यू ऑल्सो हैव मॉलिक्यूल्स इन इट। अगर आप मीथेन और इथेन की बात करते हैं तो मीथेन इज CH4 whereas इथेन इज C2H6, और ये अल्केन ग्रुप से डिवाइड होता है। ये अगर आप मीथेन की बात करेंगे तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस उसे बोलते हैं जो सन की हीट को अर्थ पे ट्रैप करती है, और जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ता है, और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से पोलर आइस मेल्ट होती है और सी लेवल में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। सो इस तरीके से अगर आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को टैकल करें तो बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। सवाल पे आते हैं, सन मेनली किस से बना हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। आप सभी ने अपने स्कूल के करिकुलम में न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ा होगा। तो जब आप फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसमें हाइड्रोजन की भूमिका नजर आएगी। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट सन इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेके आया हूं दैट इज फ्रॉम द सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये वाला। ये सब्जेक्ट्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, और वो 3 कैटेगरीज में आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इनमें सबसे पहली कैटेगरी रहती है
जिसमें क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित। फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन से मेरा कहने का मतलब है एटमॉस्फियर, देन वी हैव लिथोस्फियर, यहां पर एयर, लैंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइड्रोस्फीयर, जहां पर आप ओशंस की बात करते हो। तो यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी में आप अर्थ के फिजिकल फॉर्म्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है, दैट सेकंड पार्ट इज इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत से जुड़ा हुआ भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया के फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, प्लेन्स एंड प्लेटोज इन इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, उसके बाद में लेक्स इन इंडिया, डिफरेंट घाट्स इन इंडिया, इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और इस तरीके से भूगोल की जुड़ी हुई हर चीज जो भारत से जुड़ी हो, हमारी कंट्री से जुड़ी हो, इंडिया से जुड़ी हो। और उसके बाद में एक थर्ड सेक्शन आता है, दैट थर्ड सेक्शन इज वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां पर आप वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से पिकअप किया गया, और सवाल ये है कि विच इज दी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो यहां पर कीवर्ड्स कौन से हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स, तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में वो पूछेगा। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में अगर हमको कॉन्टिनेंट्स के सवाल का जवाब देना है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो शब्द है कॉन्टिनेंट, ये वाला जो वर्ड है कॉन्टिनेंट, इस वर्ड कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या रहता है। कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करेंगे, कॉन्टिनेंट एक ऐसा ह्यूज लैंड मास रहता है जिसमें आपको डेजर्ट्स, भले वो आइसी कोल्ड हो या सैंडी हॉट हो, उसमें आपको ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, और उसमें आपको रिवर सिस्टम्स भी देखने को मिलेंगे, और जितने भी फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं आप, उन सभी फिजिकल फीचर्स को आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमारे इंडिया के आसपास के रीजन को भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, क्यों हमारे इंडियन रीजन को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, उसका कारण ये है कि जब आप सब कॉन्टिनेंट की बात करते हो, आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, इंडियन रीजन में आपको हिमालय, हिंदू कुश जैसे माउंटेन रेंजेस भी मिलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा जैसी रिवर्स भी मिलेंगी आपको। नॉर्थ ईस्ट में हिली रीजन्स मिलेंगे, और वेस्ट में थार डेजर्ट मिलेगा। ओशन साउथ में आपको इंडियन ओशन मिलेगा, जिसमें लक्षद्वीप और अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी आपको मिलेंगे। तो आपको आइलैंड्स भी मिल रहे हैं, उनमें फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास एक ओशन भी है, रिवर सिस्टम भी है, फॉरेस्ट्स के साथ साथ डेजर्ट भी है, और एग्रीकल्चरल लैंड के साथ माउंटेनियस रीजन्स भी हैं। इसलिए हमारे इस रीजन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स की। तो जब कॉन्टिनेंट्स की बात करोगे, तो पूरी दुनिया में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7। अगर आप उनको एरिया वाइज लगाएंगे, सो एशिया, अफ्रीका, देन यू हैव साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये वो 7 कॉन्टिनेंट्स है। इन्हें मैं एरिया वाइज पहले 2 को लगाया है, और उसके बाद में मैं रैंडमली कॉन्टिनेंट्स के नाम लिख रहा हूं। सो यू हैव यूरोप, आफ्टर दैट यू हैव ऑस्ट्रेलिया, एंड फाइनली इन द साउथ यू हैव एंटार्क्टिका। तो ये वो 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट्स है, और आपको ये पूछा गया है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि अगर ये इस वर्ड लार्जेस्ट को मैं रिप्लेस कर दूं स्मॉलेस्ट से, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस वही रहेंगे, लेकिन आंसर बदल जाएगा। अगर मैं सेकंड लार्जेस्ट की बात करता हूं तो इट विल बी अफ्रीका, बट अगर मैं सेकंड स्मॉलेस्ट की बात करता हूं तो द आंसर विल बिकम यूरोप। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया का, और सेकंड स्मॉलेस्ट इज यूरोप। सो द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, वेयर एज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, और बीच में एरिया वाइज साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एंटार्क्टिका आते हैं। साइज के हिसाब से इनका सही ऑर्डर क्या है, ये आप सभी स्टूडेंट्स
का असाइनमेंट है जो आप पता करेंगे। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स देखा कि किस तरीके से अलग-अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग-अलग फील्ड से। तो इस तरीके से अगर आप जनरल नॉलेज को लिंक करते हुए पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे की और बहुत सारी वीडियोस के लिए साथ जुड़े रहिए, बने रहिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच।